Hello everyone, this is Gaurav Singh and you're watching Cheriano, and I hope you all are enjoying the series of all the subjects related to NCERT. Now we are also going to start the NCERT Political Science series, where we will study the 11th and 12th NCERT of Political Science. इसमें हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में हम जो 4 बुक्स हैं NCERT की वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने इस बात का ख्याल रखा है कि बच्चों को सबसे पहले सिलेबस पहुंचे, सिलेबस को किस तरह से डील करनी है इसके बारे में जाने। उसके बाद उन्हें ये भी समझना होगा कि 4 सब्जेक्ट को 2 साल के अंदर पढ़ना है, और अगर इसमें आपको करियर बनाना है तो आप इसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में भारत की आप राजनीतिक व्यवस्था से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिक विज्ञान इन हिंदी अबाउट द पॉलिटिकल साइंस, इसमें आप ये समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, इसका योगदान हमारे जीवन में क्या है, क्या एक अच्छे नेता बनने के लिए, एक अच्छे देश के नागरिक बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस का जानना जरूरी है। तो इन सभी चीज़ों को आप इस तरह समझेंगे जब हम आपको चैप्टर्स डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप चेरियानो से जुड़े रहें, और यहाँ पर अभी 12th की NCERT सीरीज शुरू हो रही है। इसके सिलेबस का आज पहला दिन है, जहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा व्हाट वी हैव टू स्टडी, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, हाउ मच टाइम वी हैव टू स्पेंड फॉर द चैप्टर। एक चैप्टर से हम लोग कितना समय देना चाहिए, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हर एक के लिए कितने पीरियड डिवाइड किए गए हैं। ओके, तो अब आप ऐसे समझें कि यहाँ पे देख लें आप, दीज आर द चैप्टर्स। यहाँ पे टोटल इस तरह से काउंट कर लेते हैं हम, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 chapters, which we will study in the first book of NCERT, class 12, Political Science. The name of the book is, it's very common, I think you have heard about it, Contemporary World Politics. 3 terms are there. Contemporary means contemporary issues, आपको पता है जो तत्कालीन गतिविधियां होती है उसको हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। ओके, उसके बाद वर्ल्ड है, विश्व की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति की बात कर रहे हैं। मीन्स ये कंटेम्प्रेरी चीजों को जो वर्ल्ड में जो हुआ है उस पे उसके पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, in this book, the first chapter is the Cold War era. In that we will study about the Cold War era, from where it has been started. Okay, कहाँ से हुआ, कितने लोग थे, क्या कारण था कोल्ड वॉर का, समझ रहे हैं, इस एरा में क्या लॉस हुए, क्या प्रॉफिट, वी विल स्टडी इन दैट। दूसरा है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, द्विध्रुवता का जो ये था वो किस तरह से अंत हुआ, सोवियत यूनियन क्या था, उसका फॉर्मेशन था, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, समझ रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्यों डिसइंटीग्रेट हमारा सोवियत यूनियन हुआ। सो वी विल स्टडी इन द चैप्टर 2nd। चैप्टर 3rd, द यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि आखिर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था यूएस का क्या ये था, हेजेमनी क्या था उसका, यानी वो किस तरह से उस पर अपना प्रभाव डाल रहा था। ओके, सो वी विल आल्सो स्टडी हियर। देन ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, कि अगर अभी आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह से हम लोग चाइना और यूएस की बात करते हैं, यूएस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री और नेशन इन द वर्ल्ड। अगर वो मोस्ट पावरफुल है, अगर कल को जाकर अमेरिका नहीं रहता है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? लिटरल मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग कह सकते सर चाइना, बिल्कुल चाइना, क्यों? क्योंकि उसके पास वही सारी पावर्स हैं, उतनी चीजें हैं, थोड़ा बहुत जो डेविएशंस थे, जो थोड़े बहुत गैप थे, उसको इन्होंने चाइना ने फुलफिल करने की कोशिश करा है अभी तक। और आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इफ यूएस विल बी नॉट देयर इन द वर्ल्ड मैप, देन हु विल बी द alternative center of power? Then we can say that will be the China. Okay, again I am asking, if China will not there, then India will lead. It's very common. तो आप ऐसे समझें
कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स जो हैं ऑफ पावर वो कैसे आया, उसका क्या योगदान रहा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जब पद से हटते हैं तो दूसरे प्रधानमंत्री का क्या होता है, इलेक्शन होता है, वो चुन करके वहां पर आते हैं एज योर रिप्रेजेंटेटिव। तो अब आपको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेट की आवश्यकता तब होती है इफ पहले वाला जब फ्लॉप करता है, इसे बोलते हैं ना कि हमने पहले यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ रहा था, लेकिन उस चैनल पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी, वो लोग बस कुछ नहीं, दे वर नॉट पंचुअल, वो समय पे लेक्चर्स नहीं डाल रहे थे, वो असेसमेंट नहीं कर रहे थे, तो हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव आ गया है, यानी आपने दूसरे चैनल से जुड़ गए, जो कि आपको टाइम टू टाइम क्या करती है, हर चीज बताती है। वो ये बताती है चीजों को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो फिर यू आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव। अगर मैं बोलूँगा आपको कौन सा जॉब पसंद है, इंस्टेंटली यू विल प्रेफर, सर अगर जॉब करूंगा तो IAS IPS की करूंगा। लेकिन जब आप क्वालिफाई नहीं होते हो अपने किसी कारणों से, जब मेहनत कम करते नहीं होते हो, तो वह आप क्या करते हो, ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो। चलो कोई बात नहीं, IAS नहीं हुए तो कोई और राज्य सेवा यानी पब्लिक सर्विस कमीशन में कहीं चले जाते किसी स्टेट में, वो भी नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, नहीं बन पाए। तो इट मीन्स ऑलवेज यू आर ट्राइंग टू सर्च द ऑल्टरनेटिव। इन द सेम वे जो पावर्स थे वो अपने लिए सेंटर ढूंढ रहे थे कि यानी अगर ये नहीं रहा तो अगला पावर कौन बनेगा। तो पावर का भी हम लोग देखेंगे, पावर का क्या युद्ध था, क्या उसका नोमेनक्लेचर था, वी विल आल्सो स्टडी हियर। देन कंटेम्परेरी साउथ एशिया, जो कंटेम्परेरी साउथ एशिया था उसका क्या स्थिति था, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं क्या, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो वर्ल्ड है, ग्लोबल ये है अपना प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंटेम्परेरी साउथ एशिया वी विल आल्सो स्टडी। अब साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, उनको हम, उनके लीडर्स का क्या रोल था, उनके लीडर्स कितने पंचुअल थे, क्या वो चीज़ों को समझते थे, क्या वो ये समझाते थे कि हम जो है वो सबसे विश्व में सबसे उभरता हुआ शक्ति के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में विल स्टडी इन द कंटेम्परेरी साउथ एशिया। ओके, आप लोग एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर को जरूर पढ़ें ताकि आपको लेक्चर समझ में आए। ओके, क्योंकि वी आर पुटिंग आवर 100%, इफ नॉट 100%, देन श्योरली आई कैन से दैट 99.9999%। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई रुकावट आपकी पढ़ाई में ना हो। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझें। सो देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्या ऐसा वजह रहा कि क्या सिर्फ राजनीति ही और राजनीतिक व्यवस्था ही देश को, पूरे विश्व को चला सकता है? अगर नहीं, अगर राजनीति अपनी शक्ति में नहीं रहा तो देश को कौन चलाएगा? तो इसके लिए उन लोगों ने पूरे विश्व ने मिलकर बहुत सारे संगठन का, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट किया, उनको बिठाया, बनाया। जैसे आप यूनाइटेड नेशन की बात कर सकते हैं, यूनेस्को, WHO, WTO। ओके, ये सभी चीज़ों का क्या हुआ, यहाँ पे इमर्ज किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया फॉर द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन, जो पूरी दुनिया का समस्या था उसके समाधान के लिए इन लोगों ने। जैसे अगर आप मैं बात करूं कि इंडिया में अपने पास क्या है, अपने पास सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया की हो तभी तो, अगर प्रॉब्लम इंटरनेशनल तो हु विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। तब ये आपको मदद करेगा क्या, आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने में। इसीलिए समथिंग विच इज बियॉन्ड द नेशनल लेवल विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल लेवल, इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी और इसे हम पढ़ेंगे। देन सिक्योरिटी एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड, उसमें सुरक्षा क्या था, आर्मी होती थी, एयरफोर्स होती थी, नेवी होती थी या नहीं? अगर होती थी तो फिर हर बड़ा और शक्तिशाली देश छोटे देश पे क्यों नहीं कब्जा कर रहा था? जिस तरह से आपको पता है कि नागासाकी, हिरोशिमा पर, जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट किया, तो क्या वो गलत था, सही था? इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर गलत था तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी सिस्टम था, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ओके, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? अगर रिस्पॉन्सिबल अमेरिका था तो उसको पनिशमेंट कौन देगा या किसने दिया था? सो वी विल ऑल स्टडी ऑल दैट इन दिस
chapter, that is security in contemporary world. Then the eighth chapter, which is environment and natural resources. Environment and natural resources is the next chapter, in which we will study about the environment. In that air, water, soil पढ़ेंगे, और उसमें बहुत सारे रिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि अगर रतन टाटा कोई कार बना रही है तो क्या वो विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं? क्या वो आयरन और स्टील जो बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं, उसके लिए क्या वो खुद प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल नहीं. दे all industrialists are using the natural resources. Even we are using the natural resources. If I'm talking about the sunlight, it's also natural resources. If I'm talking about the agricultural land, it is also natural resources. Whatever fruits, flowers we are getting from the nature, that is also part of the natural resources. So natural resources का सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन यानी उस चीज़ों का जो होता है कंजर्वेशन नहीं करना, चीज़ों को बर्बाद करना, ये चीज़ों के बारे में भी हम बताएंगे. बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, ओके, आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू डील दिस चैप्टर एज वेल. ओके, तो इसमें आप देखेंगे एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. लास्ट चैप्टर of the first book of NCERT Political Science Class 12, that is Contemporary World Politics. In that we will study the globalization. कि ये globalization होता क्या है, globalization के लिए क्या essential elements थे, कौन सा driving force था जिसकी वजह से globalization की ओर पूरी दुनिया घूम गई, इन सब चीज़ों के बारे में will study. Okay, so in that up to now हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास total 9 chapters हैं in the contemporary world politics in the first book of NCERT Political Science Class 12. Okay, I am talking about Class 12. Remember it. Now, the second question rises here. This is the time where board examination will be there for your 12th exam. Okay, for your 12th. There will be the board exam. बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका. इस एग्जाम को हार्डली फरवरी टू मार्च के बीच में होगा ये एग्जाम. इस एग्जाम में आपको ये समझना है कि आपको 12th का जो फाइनल स्कोर होगा, आपको जो जज किया जाएगा, आपको जो एग्जाम लिया जाएगा, इसमें यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि आपने अब तक क्या पढ़ा और क्या सीखा, क्या समझा. So all things you will study here. लेकिन मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ये क्या है, 9 chapters आ रहे हैं. टाइम 365 days, 1 year का ये कोर्स होगा. आप चलो 200 days ही मान के चलो, प्रिपेयर करो. 165 days चलो आपको हमने कोरोना की जो लीव थी उसमें हटा दिया, लेकिन 200 days into, अगर घर पे आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हो तो कितना होता है? 800 hours. 800 घंटे अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बेशक आप हो सकता है कि आप स्टेट टॉपर करें, या हो सकता है आप बहुत अच्छे स्कोर लाएं. मैं ये नहीं बोलता कि आप टॉपर ही बन जाओ, लेकिन कोशिश करो कि टॉपर से अच्छा करें. मैं हमेशा बोलूंगा आप लोगों को, क्यों कि दिस इज द एज, दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ. ओके, ये बहुत ही जबरदस्त का समय है जहां पर आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं इन योर सब्जेक्ट. एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट द पोटेंशियल विच विल एंश्योर दैट कि आपसे अच्छा कोई नहीं है. आप बेशक अच्छे नंबर ना लाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा जब अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञान होगा. ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें और मुस्कुराते हैं टेरियानो के साथ, क्योंकि टेरियानो फिर से लौटाने की कोशिश कर रहा है आपकी मुस्कान. बिल्कुल कि इस देश का जिस तरह कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, उसी तरह हम चाहते हैं कि इस देश का कोई व्यक्ति अशिक्षित ना रहे. अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि हम इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स को चलाएं, तो वी विल ऑल्सो स्टार्ट द इंग्लिश मीडियम कोर्स. लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके मैं बताता हूं कि आप लोगों को समझ में आए. क्योंकि इंग्लिश से क्या होता है ना, बच्चों को डिकोड करने में प्रॉब्लम होती है.
इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको पता 125 करोड़ जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ये इसमें से ऐसे हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया के बहुत से लोग हैं जो आज हिंदी जानते हैं। लोग इग्नोर करते हैं कि आई डोंट नो हिंदी, बट हिंदी को बहुत लोग लाइक करते हैं और हिंदी में चीज़ें आसानी से समझ में आती है, इसीलिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज इंग्लिश तो आपको पता है, इट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज, यू कैन यूज एनीवेयर एनी टाइम। ओके, तो इसी के साथ मैं चाहूँगा इस सिलेबस को आप लोग भी देखें घर पर और समझें। कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट करें और बिल्कुल आप घबराएं नहीं पूछने से। और अगर बाकी बच्चे भी जुड़ना चाहें उन्हें भी जोड़िए इनसे, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ेगा देश तभी बनेगा महान, क्योंकि देश को जरूरत है महान लोगों की, महान व्यक्तित्व की, महान सोच वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ के अमेरिका चले जाएं, यू आर सक्सेसफुल, नो, आई विल नेवर रिकमेंड यू और आई विल नेवर कंसिडर यू एज अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी। अगर आप अपने गांव में, अपनी मिट्टी में रहकर अपनी खुशबू को अपने अंदर रखते हुए सफल होते हैं, दैट्स योर अचीवमेंट। और मुझे लगता है इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं होता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज।